नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के दोस्तों गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर संख्या पद्धति को देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों हम पहले भाग में बता चुके हैं, इसके पूरी कंसेप्ट को क्लियर करवा चुके हैं। ठीक है, एवं 1 से लेकर 10 तक के MCQ प्रश्न को सॉल्व करवा चुके हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में 11 से लेकर 20 तक के MCQ प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जितने भी प्रश्न मैं लेकर आया हूं दोस्तों, ये CGPSC एवं CG व्यापम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, ठीक है, प्रश्न 11वां, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसके लिए एक सूत्र होता है। ठीक है, जब भी जो संख्या होते हैं दोस्तों वो क्रमवार दी गई हो, ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या होते हैं दोस्तों वो क्रमवार दी गई हो, तो इसके लिए सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो n का मान हमें कितना दिया है, 40 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे सूत्र में, जब हम ये 40 को रख देंगे तो हमें यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए n की जगह पर हम कितना रखेंगे, 40 रखेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 40 धन 1 मतलब कि 41। ठीक है, तो ए बटे 2 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2 एकम तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये बन जाते हैं दोस्तों हमारे कितना, 20 गुणा 41। ठीक है, तो 20 गुणा 41। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, तो ये बन जाते हैं दोस्तों 820, यानी कि दोस्तों प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग 820 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 12। ठीक है, प्रश्न 12 में ये पूछा गया है कि प्रथम 68 तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रथम 68 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए एक सूत्र होता है कि जब लगातार n तक की सम संख्याओं का योग पूछा जाए, ठीक है, तो हमें एक सूत्र आता है। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र प्रयोग होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये सूत्र हमें प्रयोग होता है। ठीक है, जब लगातार n तक की सम संख्याओं का योग निकालते हैं तब। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो n का मान है यहाँ हमें कितना दिया है, 68 दिया है। ठीक है, तो n की जगह पर हम क्या रख देंगे दोस्तों, 68 रख देंगे, तो ये बन जाएगा दोस्तों 68/2। ठीक है, और ये बन जाएगा दोस्तों 68/2 धन 1। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये बन जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा दोस्तों 34 और 1 35। ठीक है, तो यहाँ से 34 गुणा 35 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 34 गुणा जब 35 बनता है, ठीक है, 34 गुणा 35। ठीक है, तो 35 चौक होता है दोस्तों हमारे कितना, 140। ठीक है, तो हासिल कितना हो गया दोस्तों, 14। ठीक है, 35 तिया होता है दोस्तों 105, 105 और 14 होते हैं दोस्तों 119। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों प्रथम 68 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग हो जाएगा दोस्तों वो बन जाएगा 1190। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 13। प्रश्न 13 में ये पूछा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, या फिर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का योग निकालने के लिए पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है दोस्तों 9999। ठीक है, एवं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है दोस्तों 1000। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। तो हमें जब हम इनका योग निकालेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 10,999। ठीक है, यानी कि दोस्तों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग हो जाएगा 10,999। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 14। ठीक है, प्रश्न 14 में ये पूछा गया है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 57 है। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है दोस्तों 57, तो हमें बीच की संख्या पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों 3 क्रमागत विषम संख्या होती है x। ठीक है, मान लेते हैं कि 3 क्रमागत विषम संख्या x, ठीक है, एवं x+2 एवं x+4 है। ठीक है, ये हमारा 3 क्रमागत विषम संख्या हो गया। तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 57 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा दोस्तों x+x+2, ठीक है, प्लस x+4, तो ये बन जाते दोस्तों कितना, 57। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 57 हो गया। देखिए x और x 2x हो गया और x 3x हो गया। ठीक है, तो ये बन जाते दोस्तों 3x प्लस देखिए
2 और 4 होते हैं 6, ठीक है। तो 3x प्लस 6 बराबर हो जाता है दोस्तों 57, ठीक है। तो जब यहाँ से 3x का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा, पक्षांतर होकर घट जाएगा तो ये बन जाएगा 51, ठीक है। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे दोस्तों तो 51 बटे बन जाएगा 3, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, 3 7 21। तो जो x का मान निकल जाएगा दोस्तों 17, ठीक है। तो देखिए, तो प्रथम संख्या हो जाएगा 17, ठीक है, दूसरा संख्या हो जाएगा दोस्तों 19 और तीसरा संख्या हो जाएगा दोस्तों 31, ठीक है। तो ये हमारा 3 क्रमागत विषम संख्या हो गए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न में बीच की संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो बीच की संख्या क्या है दोस्तों 19 है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 15, ठीक है। प्रश्न 15 में ये पूछा गया है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है, ठीक है। तो ये संख्या हमें ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए, दो क्रमागत संख्याएं दोस्तों, उनके वर्गों का अंतर है 35, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों दो क्रमागत संख्याएं x एवं x प्लस 1 है, ठीक है। तो हमें उनके वर्गों का अंतर 35 है, ठीक है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इनका वर्ग का अंतर यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर 35, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ये बन जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x, ठीक है, प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 35, ठीक है। तो ये बन जाएगा दोस्तों। देखिए, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 2x का मान कितना निकल जाएगा, ये पक्षांतर होकर घट जाएगा तो 34, ठीक है। तो जो x का मान निकल जाएगा दोस्तों 17 निकल जाएगा, ठीक है। तो x का मान 17 निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला संख्या हो गया दोस्तों 17, तो दूसरा संख्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो दो क्रमागत संख्याएं होंगे दोस्तों 17 एवं 18 होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 16। प्रश्न 16 में ये पूछा गया है कि देखिए, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तो वह घटकर अपनी संख्या से कितना हो जाती है दोस्तों, 60% हो जाती है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है, ठीक है। वह संख्या क्या है, x है। प्रश्न के अनुसार दोस्तों, जब उसी संख्या से 32 घटाया जाता है, ठीक है, तो जब हम x से 32 घटाते हैं दोस्तों तो वह घटकर अपनी संख्या का 60% हो जाती है, ठीक है। तो अपनी संख्या का कितना प्रतिशत हो जाती है, 60% हो जाती है, यानी कि 60 बटे मैं इसको 100 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से हम कटा भी सकते हैं, ठीक है। 0 0 कट गया, ठीक है। 2 तिया 6 और 2 5 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों x माइनस 32 बराबर 3x/5, ठीक है। जब हम इसको इधर गुणा करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 5x माइनस, देखिए 2 5 10, ठीक है, 5 या 15 और ये 16 हो गया दोस्तों बराबर 3x, ठीक है। तो जब हम इसको पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो ये 2x बराबर 160 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 80 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों वह संख्या क्या है, 80 है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तो वह घटकर अपनी संख्या से 60% हो जाती है, तो वह संख्या होगी दोस्तों 80, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 17, ठीक है। प्रश्न 17 में यह पूछा गया है कि 24 का 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना का योग 146 है, ठीक है। तो वे भाग होंगे। देखिए दोस्तों, 24 को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो पहले भाग का दोस्तों 7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना का योग हो जाता है 146, तो वे भाग हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए, तो मान लेते हैं दोस्तों पहला भाग x है, ठीक है, और दूसरा भाग हो जाएगा दोस्तों 24 माइनस x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 भाग, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों हमें ये पूछा गया है कि पहले भाग का 7 गुना, ठीक है, और दूसरे भाग का 5 गुना, ठीक है। तो पहले भाग का 7 गुना हो जाएगा दोस्तों 7x प्लस दूसरे भाग का 5 गुना, ठीक है। तो ये बन जाएगा दोस्तों 24 माइनस x, ठीक है, गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है, गुणा 5। तो उनका योग कितना है दोस्तों, 146 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा दोस्तों 7x प्लस, देखिए 5 चौक 20 होता है दोस्तों, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 और 1 2 होता है दोस्तों 12, ठीक है। तो 120 हो गया, माइनस ये हो जाएगा दोस्तों 5x, ठीक है, बराबर 146 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 7x में से 5x घटा देते हैं तो ये बन जाता है 2x, ठीक है। तो जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों 146 माइनस 120, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जब हम 2x का मान निकालेंगे
तो ये बन जाएगा 6, ठीक है, और ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 26, यानी कि जो 2x का मान हो जाएगा दोस्तों 26। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो पहला संख्या हो जाएगा 13 और दूसरा संख्या हो जाएगा दोस्तों 24 में से 13 गया तो 11, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों जो पहला भाग हो जाएगा 13 और दूसरा भाग हो जाएगा 11, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 18। प्रश्न 18 में ये पूछा गया है कि 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो की कुल संख्याएं होगी। देखिए दोस्तों 100 तथा 200 के बीच आने वाली उन पूर्णांकों संख्या जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित होती है तो उनकी कुल योग हमें ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए देखिए सबसे पहले हम 9 तथा 6 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करने के लिए 9 एवं 6 का लघुत्तम निकालते हैं, ठीक है। तो 9 तथा 6 का जब हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, लघुत्तम निकालते हैं दोस्तों, 9 और 6 का जो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है 18, ठीक है दोस्तों। देखिए 9 एवं जो 6 का एलसीएम निकल गया दोस्तों 18, ठीक है। तो हमें 100 तक 18 से विभक्त होने वाली संख्या निकालना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, 18 गुणा क्या लिख सकते हैं, 5 धन 10 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमें 100 तक, ठीक है, 100 तक 18 से विभक्त होने वाली संख्या निकालना है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 18 पंच 90 होता है, 90 और 10 होता है 100 होता है, ठीक है। तो हम इसको 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों देखिए 100 तक 18 से विभक्त होने वाली जो संख्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो 100 तक 18 से विभक्त होने वाली जो संख्या हो गया दोस्तों 5 हो गया, इसको हम समीकरण पहला दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 200 तक, ठीक है, 200 तक 18 से विभक्त होने वाली जो संख्या है दोस्तों हम उसको क्या लिख सकते हैं, 18 गुणा 11 लिख सकते हैं, ठीक है, धन 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 18 गुणा 11 बराबर होता है 198 प्लस 2 बराबर 200 होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 200 तक 18 से विभक्त होने वाली जो संख्या हो जाएगा वो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको दूसरा समीकरण देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब समीकरण दूसरे में से समीकरण पहले को घटाते हैं तो ये बन जाएगा दोस्तों 11 - 5 बराबर 6, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 6, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 19, ठीक है। प्रश्न 19 में ये पूछा गया है कि 100 एवं 300 के बीच 13 की गुणज संख्याएं होगी, ठीक है। देखिए दोस्तों 100 एवं 300 के बीच 13 की गुणज संख्याएं होगी, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों 100 तक 13 से विभाजित होने वाली जो संख्याओं की जो संख्या होगी, ठीक है, 100 तक, ठीक है, 100 तक 13 से विभाजित होने वाली, ठीक है, 13 से विभाजित होने वाली जो संख्याओं की संख्या होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये बन जाएगी हमारा कितना, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणा 7, ठीक है, धन 9 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 13 सत्ते 91 होता है, 91 और 9 होता है दोस्तों 100, ठीक है। यानी कि दोस्तों 100 तक 13 से विभाजित होने वाली जो संख्या होगी 13 गुणा 7 धन 9, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 100 तक 13 से विभाजित होने वाली जो संख्या निकल गई यहाँ से 7, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 300 तक, ठीक है, अब यहाँ से देखना 300 तक 13 से विभाजित होने वाली संख्या, देखिए अब यहाँ से देखना 300 तक 13 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होगी दोस्तों, ठीक है, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, 13 गुणा 23, ठीक है, 13 गुणा 23 धन 1, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों 13 गुणा 23 मतलब 299, ठीक है, धन 1 बराबर आ जाता है 300, ठीक है। यानी कि दोस्तों 300 तक 13 से विभाजित होने वाली जो संख्या होगी ये हमारा 23 होगी, ठीक। अब इसको देखिए, अब 23 में से 7 को घटाते हैं दोस्तों तो ये बन जाता है 16, ठीक है। यानी कि दोस्तों 100 एवं 300 के बीच 13 की जो गुणज संख्या होंगी वो 16 होगी, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 20, ठीक है। प्रश्न 20 में ये पूछा गया है कि दो संख्याओं का योग 15 है एवं उनके वर्गों का योग 113 है, तो संख्याओं का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों जो कि पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या है दोस्तों 15 - x मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो संख्या निकल गया, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार दोस्तों उनके वर्गों का योग 113 है, ठीक है। तो उनके वर्गों का योग बन जाएगा दोस्तों x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जब हम 15 - x का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारे पास 225, ठीक है, 225 प्लस, ठीक है, x का स्क्वायर माइनस बन जाएगा दोस्तों
30x, ठीक है, बराबर इसका योग कितने हैं दोस्तों 113, ठीक है। तो यहाँ से देखना दोस्तों एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा दोस्तों -30x, ठीक है, और ये बन जाएगा दोस्तों प्लस 225 माइनस 113, ठीक है, बराबर इधर बन जाएगा दोस्तों 0, ठीक है। अब यहाँ से देखना दोस्तों, यहाँ से ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये बन जाएगा 30x, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये बन जाएगा दोस्तों प्लस 112, ठीक है, बराबर 0। जब हम यहाँ से दोस्तों 2 का भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 15x, ठीक है, प्लस 56 बराबर 0, ठीक है। जब हम दोस्तों इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8x, ठीक है, प्लस 56 बराबर आ जाता है दोस्तों 0, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जब हम x का कॉमन निकालेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा दोस्तों x माइनस 7, ठीक है, माइनस 8, ठीक है। यहाँ से दोस्तों 8 का कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 7, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए यहाँ पर x माइनस 7 है, यहाँ पर x माइनस 7 है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से x माइनस 7 कॉमन निकालेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा x माइनस 8, ठीक है, x माइनस 8 बच जाता है बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर x के मान 2 मान निकलेंगे दोस्तों, यहाँ पर x के 2 मान निकलेंगे, ठीक है। तो x का मान 7 एवं 8 निकलेगा, ठीक है। अगर हम दोस्तों पहली संख्या में x की जगह पर हम 7 रख देते हैं, ठीक है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों 8, ठीक है, एवं दूसरी संख्या में जब हम दोस्तों 8 रख देते हैं तो पहली संख्या बन जाएगी 7, ठीक है। तो हमें इनका गुणनफल निकालना है दोस्तों। तो पहली संख्या अगर हम 7 रखते हैं तो दूसरी संख्या 8 होगा, तो इनका गुणनफल होगा 56। अगर हम दोस्तों पहली संख्या में 8 रखते हैं और दूसरी संख्या में 7 रखते हैं तो इनका गुणनफल भी होगा दोस्तों 56, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।